करकरे और द थ्रेटेंड लेगेसी, ये जो सब्जेक्ट है, दरअसल जैसे पहले कहा गया था कि 2006 में अगस्त में मालेगांव में पहला बम ब्लास्ट हुआ था, जो शब बारात का दिन था और जो बहुत होली समझा जाता है इस्लाम में। तो उस वक्त काफ़ी बड़ी तादाद में मालेगांव में लोग आते हैं और उस दिन दोपहर को दो बजे के करीब सबसे पहले हमीदिया मस्जिद में बम ब्लास्ट हुआ, फिर बड़ी कब्रस्तान में अंदर मस्जिद के पीछे जो है वहाँ पर दूसरा ब्लास्ट हुआ, तीसरा मस्जिद के गेट पर हुआ और चौथा उसी के पास में एक मुशावरत चौक है, उस चौक में। ऐसे 4 लगातार ब्लास्ट हुए थे। ये हुए अगस्त 2006 में। 2006 की फरवरी में 18 फरवरी को नवापुर जो इलाका है नंदुरबार ज़िले में डांग गुजरात बॉर्डर के करीब और मालेगांव से कुछ 60 किलोमीटर की दूरी पर है, तो 18 फरवरी को नवापुर में बर्ड फ्लू आया, इस तरह की खबरें आई थी और करीब 15 लाख मुर्गियाँ, इनका मतलब कलिंग करके उनको दफनाना पड़ा था। उस वक्त CNN-IBN के स्ट्रिंगर की हैसियत से पहले मैं वहाँ पर गया था और वहाँ जो देखा तो 100% पोल्ट्री बिजनेस ये वहाँ के मुस्लिम्स चलाते हैं नवापुर में, बाकी पूरी ट्राइबल पॉपुलेशन है। नवापुर से एक 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर 15 दिन पहले फरवरी की शुरुआत में, जनवरी के एंड में, एक शबरी कुंभ नाम का कुंभ आयोजित किया गया था आदिवासियों को हिंदू बनाने के लिए, जो असीमानंद ने किया था और असीमानंद का आश्रम वहीं पर था। 98-99 में नासिक में हालत ऐसी थी कि दुर्गा वाहिनी के ट्रेनिंग कैंप्स होते थे, बजरंग दल के ट्रेनिंग कैंप्स होते थे और जैसे ही ट्रेनिंग कैंप ख़त्म हुआ 3 दिन बाद डांग में चर्च जलाया गया। कलवन जो अभोना नाम का जगह है वहाँ पर क्रिश्चियन हॉस्टल्स पर हमला किए गए। तो ये 2-3 दिन के डिस्टेंस में अंतर में इस तरह की वारदातें होती थी। अब 2006 में ये हुआ था, पहले इस तरह की क्रोनोलॉजी जो थी वो पता थी, तो ये डाउट आया था मन में कि क्या 15 दिन पहले जो शबरी कुंभ हुआ है उसका और इस बर्ड फ्लू का कोई कनेक्शन है, कोई संबंध है, क्योंकि पूरी इकोनॉमी ध्वस्त हो गई थी नवापुर की। उस वक्त ये कहा गया था कि ये जो बर्ड फ्लू का रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट भोपाल की एक लैबोरेटरी से आया है जिन्होंने ये कहा है कि इस तरह से यहाँ पर बर्ड फ्लू है, इनकी मुर्गियों में पाया गया है। बीइंग अ जर्नलिस्ट वी आस्क्ड दोज पोल्ट्री ओनर्स, तो उन्होंने कहा कि हम तो सूरत और बम्बई भेजते हैं मुर्गी, हम तो मध्य प्रदेश भेजते ही नहीं है, हमको पता ही नहीं ये रिपोर्ट कहाँ से आया है। एनिमल हस्बेंड्री को पता नहीं था कि ये रिपोर्ट भोपाल की से कैसे आई है। So I went to Bhopal with that report to that address to verify with that particular laboratory and found that there is no such lab. On that address no such lab exists. तो ये एक फर्जी डॉक्यूमेंट था जिसके ज़रिए ये अफवाह फैलाई गई थी कि वहाँ पर बर्ड फ्लू है, सारी मुर्गियाँ मारकर पूरी वहाँ की इकोनॉमी ध्वस्त की गई। तब अनजाने में ये एक रिपोर्ट की थी मैंने ही कि शायद इससे भी बड़ा फिर आगे कुछ हो सकता है, और अगस्त में ये बम ब्लास्ट हुआ मालेगांव का। 2006 में जब ये ब्लास्ट हुआ तो हमारी रिपोर्टर थी CNN-IBN की, मुंबई से आई थी, तोरल वारिया, एंड तोरल वारिया's car happened to while speeding and following the convoy, it went through a pothole and some water just splashed on the uniform of a police officer. तो पुलिस ऑफिसर ने उस ड्राइवर को पीटना शुरू किया, फिर तोरल वारिया को पीटना शुरू किया, बुरी तरह से उसको मारा। तो उसकी कंप्लेंट करने के लिए मैं गया हुआ था, वहाँ पर छावनी पुलिस स्टेशन है मालेगांव में, तो उस पुलिस ऑफिसर की कंप्लेंट करने के लिए हम लोग वहाँ गए थे। KPS रघुवंशी उस वक्त ATS के चीफ थे, जैन ये नासिक डिवीज़न के IG थे,
और जैन ने 2 सस्पेक्ट्स के स्केचेस रिलीज़ किए थे, जो कहा था कि ये सारे बम ये जो 4 साइकिल पर बम लगाए थे, ये मालेगांव की एक दुकान से नई साइकिल खरीदी थी, एंड द पर्सन हु वाज वर्किंग इन दैट cycle shop had sold those bicycles, and he has described the suspects faces, and he remembers it because there were only 2 guys who came and bought those bicycles and carried 4 bicycles themselves and were insisting on fitting the carrier on those bicycles. So he could recognize and he could remember their faces very clearly, only because it was very weird कि 2 लोग आए हैं और अपने दोनों हाथों में 2-2 साइकिलें लेके जा रहे हैं. तो उसको वो याद रहा था. उसने वो स्केचेस डिस्क्राइब की थी, क्लीन शेव्ड दोनों थे. और वो तोरल वारिया के बारे में पुलिस कंप्लेंट करने के लिए मैं छावनी पुलिस स्टेशन में गया हुआ था. वहाँ पर एक लड़का बैठा था, ग्रीन कलर की पैंट और पिंक कलर का शर्ट और एकदम अलग ही कलर की स्लीपर्स पहना हुआ, एक थोड़ी सी दाढ़ी है, और करीब 1-1.5 घंटा मैं राह देख रहा था, वो भी वहाँ पर बाजू में बैठा हुआ था. उसके थोड़े से अजीब पहनावे की वजह से मैं उसकी तरफ देख रहा था और ध्यान में रहा था. और बाद में हमको कहा गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पीछे लॉन पर एसपी ऑफिस के हो रही है, आप वहाँ पर चाहिए. तो हम लोग वहाँ चले गए. वहाँ पहले दिन ही एटीएस ने इन्वेस्टिगेशन टेक ओवर कर लिया था. उसके पहले आईजी ने ये सस्पेक्ट के स्केचेस रिलीज़ किए थे. बाद में एटीएस ने उसको टेक ओवर किया, और एटीएस के केपीएस रघुवंशी ने उस वक्त वहाँ पर ये अनाउंस किया कि हमने पहले सस्पेक्ट्स को अरेस्ट किया है, जिसका नाम है नुरुल हुड्डा. और वो जो लड़का 1.5-2 घंटे मेरे सामने मेरे बाजू में बैठा था, उसको बुर्का पहनाकर वहाँ पर लाया गया और कहा गया कि यही वो सस्पेक्ट है. लेकिन उसकी शर्ट, पैंट और उसकी स्लीपर की वजह से मैं ये पहचान पाया कि ये वही लड़का है जिसको मैं 2 घंटा आराम से वहाँ पर बैठा हुआ था. तो ये कैसे टेरर सस्पेक्ट हो सकता है? क्योंकि एक जो धमाका हुआ है उसमें 37 लोगों की जान गई है, 200 से ज़्यादा लोग गंभीर हालत में जख्मी हैं. ऐसे ब्लास्ट के लिए जो सस्पेक्ट पकड़ा जाता है वो 2 घंटा आराम से एक चेयर पर बैठा हुआ है. तो ये भी अजीब था. दूसरी बात, नुरुल हुड्डा की जो बियर्ड थी वो कम से कम 7-8 महीने रखी हुई बियर्ड है, ये समझ में आ रहा था. जो सस्पेक्ट्स थे वो एकदम क्लीन शेवन थे, तो 2 दिन में इतनी बड़ी दाढ़ी तो आ नहीं सकती, ये भी था. उसी दिन बाद में और 3 सस्पेक्ट्स को अरेस्ट किया गया. टोटल 8-10 लोगों को अरेस्ट किया. सीमी के है कहा गया. हर एक एक्यूज्ड की बियर्ड कम से कम 2 साल 3 साल से रखी हुई है, इतनी थी. और वो क्लीन शेवन जो सस्पेक्ट्स स्केच रिलीज किए गए थे उनमें से कोई भी पकड़ा नहीं गया था. वो स्केच लेके फिर हम मालेगांव के पहले धुलिये और मालेगांव के बीच में एक जगह है, उस गांव से लेके धोड़ाम्बे नाम से, तो वहाँ से लेके चांदवड़ तक 80 किलोमीटर के डिस्टेंस में हर ढाबे पर, हर पेट्रोल पंप पर, हर होटल में हम वो स्केच लेके घूमे कि क्या ये स्केच इनसे मिलने वाली शक्ल के कोई आपके यहाँ आए थे. तो एक होटल राधिका नाम के होटल ने हमको बताया कि हाँ, ये हमारे यहाँ आए थे, हमारे यहाँ रुके थे, ये इनका रजिस्टर है, रजिस्टर में उनकी एंट्री है. तो उनकी एंट्री थी रजिस्टर में, रामजी कालसंगरा, संदीप डांगे अपने नाम से वहाँ पर रुके थे. तो उसके ज़रिए हमने फिर एक न्यूज़ की थी कि जो पकड़े गए टेररिस्ट है वो सारे गलत है, झूठे टेररिस्ट लोगों को पकड़ा गया है, फंसाया गया है. जो सस्पेक्ट्स है इनके नाम इस तरह से है, वो स्केचेस जिनके थे इनके नाम ये है, और वो इस होटल में यहाँ पर रुके थे. लेकिन उसका बाद में कुछ हुआ ही नहीं.
2008 में जब मालेगांव में ब्लास्ट हुआ, भीखू चौक में LML फ्रीडम मोटरसाइकिल थी, और उसके बाद काफ़ी इन्वेस्टिगेशन हुई। करीब 40,000 टेलीफोन कॉल्स उस वक्त टैप किए गए थे। हर सस्पिशियस टेलीफोन कॉल का ट्रैकिंग किया गया था बाद में। मिसाल के तौर पे एक कॉल ऐसा था कि एक पर्टिकुलर नंबर पर 6-7 नंबर से कॉल आए थे कि मिसवाक ख़त्म हो गया है, तुरंत भेजिए। इतना ही कॉन्वर्सेशन था। तो उन्होंने इसको ट्रैक किया था, और बाद में वो पता चला था कि किसी आश्रम शाला में रहने वाले और लोगों ने वो मिसवाक जो दंत मंजन है उसके लिए फ़ोन किया था। तो इस तरह से कई फ़ोन कॉल्स ट्रैक किए गए थे। उसमें से एक टेलीफोन कॉल था जिसमें बात करने वाली औरत ये पूछती है कि मैंने कहा था कि मेरी बाइक इस्तेमाल मत करो, और अगर की तो सिर्फ 6 क्यों मरे। और उसका पूरा फिर कॉन्वर्सेशन हुआ। फिर वो रामजी कॉल संग्रह और प्रज्ञा सिंह का कॉल था, वो उन पर आने वाले कॉल फिर ट्रैक होने लगे। यहाँ पर अभी जो बातें हो रही है कि प्रज्ञा सिंह का इस जो NIA ने कहा कि शी हैज़ नो रोल इन द एंटायर क्राइम। I had done this story in the Week magazine 6 years ago. Why only 6 killed? And this is based on the 414 minutes of conversation that happened between all these accused and the video transcripts. I have all those transcripts. I have brought a few transcripts here with me, and during those 414 minutes of conversation, all those transcripts are available with the ATS. It is produced before the court. और ये ट्रांसक्रिप्ट्स में सिर्फ मालेगांव ब्लास्ट नहीं, हिंदू राष्ट्र की निर्मिति नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन को नकार देना, एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल थाईलैंड में या इजराइल में फॉर्म करना, इसके लिए इजराइल और थाईलैंड से कर्नल पुरोहित जो कॉन्टैक्ट्स बना रहे थे वो बातें हैं। लेकिन इन सारी ट्रांसक्रिप्ट्स को नकारते हुए अगर NIA ये कहती है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर का इस क्राइम में कोई रोल नहीं है, तो ये अपने आप में बहुत संदेहजनक है कि क्या ये वाकई इन्वेस्टिगेशन फॉर जस्टिस होने वाला है। क्योंकि मेरी मोटरसाइकिल अगर मैं किसी को देता हूँ और एक मामूली सा एक्सीडेंट भी हो जाता है तो मुझ पर क्राइम रजिस्टर होता है, बीइंग द ओनर ऑफ द व्हीकल। हियर द ओनर हैज गिवन अ व्हीकल एंड द व्हीकल इज यूज्ड टू किल इनोसेंट पीपल, एंड डिस्पाइट दैट the investigation agency says that the owner is not involved. Now this Dayanand Pandey, the self-proclaimed Shankaracharya, who is an accused in Malegaon blast, he had this habit of video recording in every meeting that he had with anybody, and ATS had recovered 34 videos. Those transcripts are also available. In all those meetings where the conspiracy is hatched, where the plans to form a government in exile is discussed, where how to organize money, how to organize explosives, everything is discussed. In all those videos, this lady Prajna Singh is present there. In some of the meetings, she is presiding over the meetings. In one of the meetings, she is offering that to do bomb blasts in Malegaon, she is ready to provide people who could be the planters in Malegaon. इतना वीडियो एविडेंस होने के बाद अगर कोई एजेंसी ये कहती है कि उसका कोई रोल ही नहीं है, she cannot be an accused, and 34 are there. In those 34 videos, all these accused are present. They discuss this conspiracy. They discuss this anti-national agenda of forming a government in exile. And agencies say that MACOCA, the Organized Crime Act, Maharashtra Organized Crime Act, is not applicable. Now, how is this possible?
When everybody is present, everybody is discussing in an organized manner, and you call it that this is not an organized crime. तो ये बहुत ही सस्पिशियस है. ये रमेश उपाध्याय और प्रसाद पुरोहित के आपस में जो कॉन्वर्सेशन हुआ है उसकी ये ट्रांसक्रिप्ट्स है. और ये ट्रांसक्रिप्ट्स के पीछे क्या है, मतलब इसके पीछे क्या राज है कि इन ट्रांसक्रिप्ट्स का जिक्र भी एनआईए नहीं करती है जो एटीएस करती थी. इसकी वजह यह है कि इसके 2 वीडियोस ऐसे हैं जिसमें दयानंद पांडे श्याम आप्टे के साथ, जो पूना के आरएसएस के एक बहुत सीनियर स्टॉलवर्ट लीडर समझे जाते थे, उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें ये बात हो रही है कि प्रसाद ने कहा था कि प्रसाद पुरोहित ने उनको ये कहा था कि आईएसआई ने 24 करोड़ रुपया इंद्रेश कुमार को दिया और इंद्रेश और भागवत वो पूरा पैसा खा गए, तो ऐसा है तो उनको हटाना पड़ेगा. और हटाने के लिए श्याम आप्टे कहते हैं कि मैंने 5 लाख रुपया कर्नल रायकर के पास दिया है, उस पैसे का इस्तेमाल करो और मोहन भागवत को हटाओ, और उसके लिए हायर करना पड़े तो हायर्ड असैसिन का इस्तेमाल करो, लेकिन इस तरह की अगर बात है तो उसको हटाने की ज़रूरत है. ये श्याम आप्टे कहते हैं एक वीडियो में. दूसरे वीडियो में प्रसाद पुरोहित ये कहता है कि हम नेपाल में हिंदू संगठन करना चाहते थे, वहाँ कोई माओवादी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की सत्ता ना आए, इसके लिए बात करना चाहते थे. इंद्रेश ने प्रॉमिस किया था कि पैसा भी मिल जाएगा, आईएसआई ने उसको पैसा भी दिया, लेकिन वो दोनों खा गए. एंड इन दिस केस वी विल हैव टू एलिमिनेट मोहन भागवत. तो बाकी सारे ट्रांसक्रिप्ट्स को नकारने की क्या ये वजह है कि अगर बिफोर द जुडिशियरी इफ दिस ट्रांसक्रिप्ट्स गेट डिस्कस्ड एंड डिबेटेड इन द पब्लिक डोमेन, this particular video transcript will also get discussed and debated, which says that ISI had given money 24 crore rupees to Indresh Kumar and Mohan Bhagwat. So are they refusing the very existence of these transcripts only to save Mohan Bhagwat and Indresh Kumar from this entire debate of having received money from a foreign agency, and that too from ISI? It is true or not, it is debatable, and I mean, since this has been claimed by Prasad Purohit, it is he who has to prove that ISI had indeed handed over that amount to Indresh Kumar. एक वीडियो ऐसा है जहाँ पर असीमानंद की बात आती है, और असीमानंद ये कहते हैं कि मैंने सुनील जोशी को कहा था कि अगर इंद्रेश ने तुम्हें हैदराबाद में ब्लास्ट करने के लिए लोग प्रोवाइड किए थे, तो तुम्हें इंद्रेश से खतरा है, अपने आप को संभालो. और 2 महीने के बाद सुनील जोशी का देवास में असैसिनेशन हुआ. तो ये जो सारी बाकी वीडियोस है जो डायरेक्टली 2008 की मालेगांव से कनेक्टेड नहीं है, जो पेरीफेरी पर है, लेकिन इस तरह के डिज़ाइंस, एंटी नेशनल डिज़ाइंस, एंटी नेशनल प्लान्स, टेरर प्लान्स वहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं, तो उसको छिपाने के लिए पूरे एविडेंस को ही नकार दो. और यही हुआ जब एनआईए ने साध्वी प्रज्ञा सिंह के खिलाफ चार्जेस नहीं फ्रेम किए जा सकते इस तरह का बयान, स्टेटमेंट कोर्ट में दिया. फॉर्चुनेटली इंटरवेंशन उसी वक्त उस केस में हुआ और एनआईए को कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि इस तरह से नहीं हो सकता, चार्जेस ड्रॉप नहीं किए जा सकते. बट इट इज़ वेरी विजिबल दैट these attempts are being made by the present dispensation. उस केस में जो 164, 161 सेक्शन के अंडर जो स्टेटमेंट्स आए हैं, कन्फेशनल स्टेटमेंट्स, which have been given before judicial magistrate and which do have evidential value, they say that there are many individuals who belong to RSS
who admit to have held various posts in RSS, and they have also attended these meetings. There are many other army officers, retired and serving officers. जैसे एक आर्मी ऑफिसर ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कि कैप्टन सुनील जोशी भी वहाँ पर आए थे, खुद प्रसाद पुरोहित एक मेजर प्रयाग मोडक की बात करते हैं, दैट ही विल बी आवर हैंड इन आवर ऑपरेशंस आउटसाइड इंडिया. तो इन बाकी सारे ऑफिसर्स का इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रहा है? जब 164 के अंडर एविडेंशियल वैल्यू की कन्फेशनल स्टेटमेंट्स गवर्नमेंट एजेंसीज के पास है, उसके बावजूद इसके बारे में कोई भी बात नहीं करता है. फिर एक थ्योरी इस तरह से क्रिएट की गई थी कि प्रसाद पुरोहित हैड एक्चुअली इन्फिल्ट्रेटेड राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑन बिहाफ ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस एंड ही हैड रिटर्न टू हिज सीनियर्स आफ्टर द 29 September blast in Malegaon. Now I have papers which show that it was Prasad Purohit who founded Abhinav Bharat. The official address of Abhinav Bharat is Ajay Rahirkar's, its treasurer's residence, and the founder is Prasad Purohit himself. In that case, how can someone put this theory of Prasad Purohit having infiltrated right-wing organizations on behalf of military intelligence? I think we have mentioned that in our Anhad has mentioned in that booklet that ET had come up with a letter which apparently Prasad Purohit had sent to his seniors after the blast. There is a conversation which happened between Prasad Purohit and Ramesh Upadhyay, where before getting arrested, Ramesh Upadhyay is saying that I think that I should myself write to the Superintendent of Police in Pune that I have threats to my life from Muslim and Christian organizations, and in that case they will provide me protection, and मैं खुद ऐसा दिखूंगा कि मैं ही ओपन में आ रहा हूँ, तो मुझ पर नज़र रखने की उनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड वी विल बी एबल टू चीट देम. एंड देन ही लाफ्स इन दैट कॉन्वर्सेशन. उस पर प्रसाद पुरोहित कहता है कि हाँ, ये सही तरीका है, यही करेक्ट आइडिया है, हमने ही खुद लिखना चाहिए. सो प्रोबेबली विद दिस थॉट प्रसाद पुरोहित रोट टू हिज सीनियर ऑफिसर्स ऑन द सेम डे, एंड देयर इज अ ट्रांसक्रिप्ट विच कोरैबोरेट्स his action, which he did probably. तो ये जो सारी थेरीज है कि उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन किया था वगैरह, इसमें कोई तथ्य नहीं है, आधार नहीं है. उल्टा उनका खुद का ये कहना है कि हमने इस तरह की स्ट्रैटेजी अगर की तो हम इससे बच निकल सकते हैं. तो वो हर संभव कोशिश कर रहे थे. जब प्रज्ञा सिंह को अरेस्ट किया गया तब प्रसाद पुरोहित का कॉल है जिसमें वो कहता है कि द कैट इज आउट ऑफ द बैग एंड द सिंह हैज संग. सो दिस इज अ वेरी टिपिकल कोड लैंग्वेज ऑफ एनी इंटेलिजेंस ऑफिसर. द कैट इज आउट ऑफ द बैग मतलब प्रज्ञा सिंह को पकड़ा गया है, एंड सिंह हैज संग, इट मीन्स दैट सिंह हैज shared many details with the investigation agencies. Then Purohit, Upadhyay says that yes, I am on the radar and I know it. तो इन लोगों को ये पता था ये क्या कर रहे हैं, लेकिन इनको इस बात का कतई अंदाज नहीं था कि ये खुद दयानंद पांडे है जो वीडियो रिकॉर्डिंग करता होगा, उसको इस किस्म की आदत होगी. उसमें कई सारे गंदे वीडियोस भी है उस लैपटॉप में, लेकिन ये मीटिंग्स के जो वीडियोस है ये बहुत बड़ा एविडेंस है इस केस के मामले में. और पूरा माहौल उस वक्त जो क्रिएट किया गया था, हिमानी सावरकर जो ये सारी मीटिंग्स में थी, हिमानी सावरकर का भी 161-164 के अंडर स्टेटमेंट है जिसमें हिमानी सावरकर ने ये एडमिट किया है कि प्रज्ञा सिंह ने ये माना था कि मैं लोगों की अरेंजमेंट करूंगी जो बॉम्ब मालेगांव में प्लांट करेंगे. ये खुद हिमानी सावरकर ने कहा था. लेकिन जब नासिक के कोर्ट में इनकी पेशी हुई तब उन पर
फूल बरसाने के लिए भी हिमानी सावरकर वहाँ थी, शिवसेना थी, भाजपा थी, आरएसएस के बाकी सारे संगठन उस फूल बरसाने में मौजूद थे। 26/11 जिस दिन करकरे इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उस दिन शिवसेना के माउथपीस सामना में एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि करकरे और उसकी पूरे फैमिली को हम रास्ते पर पीट पीट कर ले जाएंगे जब हम सत्ता में आएंगे। दुर्भाग्यवश उसी दिन उनकी हत्या हुई और दूसरे दिन उसी शिवसेना को उनके घर के सामने होर्डिंग लगाना पड़ा। नरेंद्र मोदी करकरे के घर पर गए थे, जो उसके पहले काफ़ी क्रिटिसिज्म करते थे गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से 2 करोड़ रुपया करकरे की वाइफ को देने के लिए, जो उन्होंने रिफ्यूज़ किया लेने से। तो इस तरह की हर संभव कोशिश की गई थी करकरे की इमेज, करकरे पर दबाव लाने के लिए, करकरे की इमेज डैमेज करने के लिए, उसमें कुछ अल्टीरियर मोटिव्स प्लांट करने के लिए हर संभव कोशिश की थी। खासकर रीजनल मीडिया में तो उस वक्त इस तरह से बहुत बातें हुई थी। उसी वक्त कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में ये भी कहा जाता था कि समझौता में भी ये इन लोगों का हाथ है, लेकिन उसी वक्त ऑब्जेक्शंस क्रिएट हुए थे क्योंकि तब तक असीमानंद का कन्फेशन वगैरह उसमें नहीं हो आया था। तो ये सारी बातें 2008 को लेकर थी। उसके बाद असीमानंद पकड़े गए। असीमानंद 19 नवंबर को उनका कन्फेशन हुआ। सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर थे तन्ना स्वामी मुंबई में। उन्होंने मुझे लेटर देकर बुला लिया था और ये पूछा था कि आपने ये किस आधार पर स्टोरी की थी 2006 में कि जो पकड़े हैं वो सिमी के जो लोग पकड़े गए हैं वो इनोसेंट है, बेकसूर है और उनको इसमें फंसाया गया है। तो मैंने उनको करीब 4-5 दिन रोज़ 9-9 घंटे वो बुलाते थे मुझे। मैंने वो सारे मेरे सोर्सेस वगैरह सारे दिए थे। इस स्टोरी में भी मैंने कोट किया है। और भोसला मिलिट्री स्कूल जहाँ पर इनकी ट्रेनिंग होती थी, जो कमांडेंट रायकर थे, रायकर भी इनमें से कुछ मीटिंग्स में हाजिर है अभिनव भारत के। तो भोसला मिलिट्री स्कूल के संस्थापक जो बाशी मुंजे थे, BS मुंजे, जो सावरकर के विनायक दामोदर सावरकर के राइट हैंड समझे जाते थे, तो उनके पोते हैं, पूना में रहते हैं। और उन्होंने ये CBI को एफिडेविट दिया हुआ है कि 2002 में उनके सामने इंद्रेश कुमार ने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जयंत चितड़े को ये कहा था कि मैं 25 लाख रुपया देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हिंदू सुसाइड स्क्वाड्स तैयार करो। ये मुंजे के पोते ने दिया हुआ CBI को दिया हुआ स्टेटमेंट है। और किस तरह से इंद्रेश उस वक्त से 2002 से लेकर इनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे थे। बाद में हिमांशु पानसे और उसके एक साथी की जो मौत हुई नांदेड़ में, अपने ही घर में बॉम्ब बनाते हुए ब्लास्ट हुआ और दोनों की उसमें डेथ हो गई। उसका आगे कुछ इन्वेस्टिगेशन हुआ ही नहीं। उसी वक्त KPS रघुवंशी ही ATS के चीफ थे। 2006 में भी रघुवंशी थे। अभी असीमानंद की कन्फेशन के बाद जब ये सारे कन्फेशनल स्टेटमेंट्स और एफिडेविट्स लोगों ने दिए, तब 2006 के जो 9 मुस्लिम एक्यूज थे उनको रिलीज़ किया गया कोर्ट से। लेकिन 2006 से 2013 तक 12-13 तक 7-8 साल उनको जिस टॉर्चर से गुजरना पड़ा, जिस हालत में वो थे और जिस हालत में आज वो है, कुछ ऐसा है जो चल नहीं पा रहे। तो इस तरह से उन लोगों को फंसाया गया था। इस सारी बातों का इन्वेस्टिगेशन, ये करकरे की इन्वेस्टिगेशन की वजह से खुलकर सामने आ रहा था। एंड so obviously Karkare's investigation, had it reached its logical end, probably many prominent personalities who move around today freely would have been in jail facing very serious and grave charges. लेकिन करकरे की डेथ हुई और करकरे की डेथ की वजह से ये पूरा इन्वेस्टिगेशन बहुत बुरी तरह से डैमेज हुआ। अभी
उसके बाद वहाँ पर जो एटीएस चीफ आए और अभी भी जो है उनमें उससे कुछ खास तो उम्मीद इस बारे में नहीं है। लेकिन चूंकि एटीएस ने करकरे के दौरान ही कोर्ट के सामने ये सारे ट्रांसक्रिप्ट्स, वीडियो एविडेंसेस प्रोड्यूस ऑलरेडी किए थे, इसलिए वो आज भी कोर्ट के सामने है। हालांकि रोहिणी सैलियन ने ये कहा है कि उनमें से 17 कन्फेशनल स्टेटमेंट्स ये दे आर मिसप्लेस्ड एंड दे आर मिसिंग। सो अगेन इट्स वेरी क्यूरियस और सस्पिशियस भी है। तो शायद उसका भी कुछ इन्वेस्टिगेशन होगा। लेकिन अभी इंटरवेंशन जो हुआ है, इस तरह से इंटरवेंशन होते रहेगा, क्योंकि काफ़ी सारे एविडेंसेस बाहर पब्लिक डोमेन में भी आज अवेलेबल है और उसके ज़रिए इस तरह से इसको डिरेल न किया जाए इन्वेस्टिगेशन को, इसका हर संभव प्रयास जरूर होते रहेगा आगे चलकर। धन्यवाद।